हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो एंटिटी फ्रेमवर्क डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी होगा। ये हम पैटर्न हम समझेंगे कि किस तरह इसके ज़रिए हम कोड फर्स्ट अप्रोच एंड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो आज के लिए हम समझते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। तो अगले सेशन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह ये वर्क करेगा। तो पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था डायनेमिक वे जो था हमारे पास। ये शुरू करने से पहले प्लीज़ वो पिछला लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको समझ सही आ सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में इस चैनल से जितनी भी रेलेवेंट वीडियोस हों, प्लेलिस्ट हों, वो आप तक पहुंच जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क? एंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? मेरे पास जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। Entity framework is an object relational mapper ORM that enable .NET developer to work with a database using .NET objects. Entity framework है वो एक ऑब्जेक्ट है, रिलेशनल मैपर है, ORM है। that enable वो हमारे पास enable होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ब्रिज है। तो मैं जब डेटा में मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीज़ होगा, सामान होगा मेरे पास, सेंड करूँगा पानी की उस साइड, तो मैं लाजमी ब्रिज का इस्तेमाल करूँगा। हमारे पास जो ब्रिज होगा वो एंटिटी फ्रेमवर्क होगा। और जो एप्लीकेशन होगा हमारे पास, जो एप्लीकेशन होगा वो मेरे पास डेटा होगा जो मैंने सेंड करवाना है दूसरी ब्रिज के दूसरी साइड पर। और जो डेटाबेस होगा मेरे पास वो क्या होगा, ब्रिज के उस साइड कोई फैक्ट्री होगी, उस तक मैंने ले जाना होगा। तो ये इस तरह वर्क करता है। इस तरह हमारे पास ये पाइपलाइन होता है, मैप करना होता है। हमने जब डेटा सेंड करना होता है तो वहाँ से जब गेट करना होता है तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम डेटा गेट करते हैं। तो ये इस तरह कोई कुछ वर्क करता है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसे देखेंगे। ये हमारे पास ORM है, वो इनेबल करता है .NET डेवलपर टू वर्क विद ए डेटाबेस यूजिंग .NET ऑब्जेक्ट। हमारे पास डेटाबेस के साथ वर्क करता है और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, एंटिटी फ्रेमवर्क API, एंटिटी फ्रेमवर्क जो 6 हो, इंक्लूड द एबिलिटी टू मैप डोमेन एंटिटी क्लासेस। ये कह रहा है कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है, एंटिटी फ्रेमवर्क 6 मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क 4 था, 5 था, ये सारे एंटिटी फ्रेमवर्क ये पुराने वर्जन थे, ओल्ड वर्जन थे। लेटेस्ट हमारे पास 6 है। तो उसके ज़रिए हम डोमेन जो क्लासेस होंगी हमारे पास, डोमेन क्लासेस क्या मतलब है? डोमेन क्लासेस हमारे पास जो प्रोजेक्ट में मॉडल की क्लासेस नहीं होती, जो जहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो बनाते हैं, तो वो हमारे पास डोमेन क्लासेस हैं। टू द डेटाबेस स्कीमा ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट लिंक क्यूरी। ये कह रहे हैं कि हम डेटाबेस स्कीमा जो बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू लिंक क्यूरी के ज़रिए हम डेटा को पोस्ट करेंगे। तो वहाँ पर फिर ये जो दरमियान में जो हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क होगा एडीओ, ये डेटा जो होगा वो चेंज कर देगा, एसक्यूएल क्यूरी में चेंज कर देगा। लिंक क्यूरी के बजाय वो चेंज कर देगा। यहाँ से जब डेटा सेंड होगा वो लिंक क्यूरी के ज़रिए सेंड होगा और दरमियान में हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए वो डेटा एसक्यूएल क्यूरी के ज़रिए वो चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर ट्रैक चेंज अकर टू ऑन एंटिटी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड सेव चेंजेस टू द डेटाबेस। मेथड होगा जो लास्ट में हम लगाएंगे सेव चेंजेस का। तो वो हमारे पास हमेशा के लिए वो जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो हमेशा के लिए सेव कर लेता है डेटाबेस में। तो ये इस तरह ये कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में एंटिटी फ्रेमवर्क जो एपीआई है हमारे पास, फर्स्ट मतलब ये वर्क कैसे करेगा, ये मैप्स करेगा क्लासेस टू डेटाबेस स्कीमा। ये हमारे पास जो क्लासेस होंगी, क्लासेस जो हमारे पास मॉडल में जो क्लासेस होंगी उसका एक स्कीमा बना लेते हैं डेटाबेस डायग्राम बनाकर। उसके बाद
आगे ट्रांसलेट लिंक टू इंटिटी क्यूरीज टू एसक्यूएल एंड एग्जीक्यूट इट। तो लिंक के ज़रिए यहाँ पर इंटिटी फ्रेमवर्क में वो चेंज होकर एसक्यूएल में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो ट्रैक्स होगा, ट्रैक्स चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है जो हमारे पास जितने भी जो क्यूरी हम सेंड करेंगे वहाँ पर जब प्रोवाइड हो जाएगी डेटाबेस तक जो क्यूरी होगी चली जाएगी। तो यहाँ पर एक मेथड होगा जो चेंज करवाएगा। तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि सेव चेंजेस टू डेटाबेस, और वो हमेशा के लिए उसको सेव कर देगा। वो जो मेथड होगा, जो फंक्शन होगा, वो वहाँ पर जो डेटा होगा वो हमारा सेव कर लेगा। तो ये जो इंटिटी फ्रेमवर्क जो होगा ये हमारे पास ये हाईली एब्स्ट्रैक्शन का जो पैटर्न होगा उसके ज़रिए ये वर्क करेगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। ये मेरे पास एप्लीकेशन है जो प्रोजेक्ट है, तो उसके ज़रिए डेटा जाएगा इंटिटी फ्रेमवर्क में। इंटिटी फ्रेमवर्क में मतलब वो लिंक क्यू के ज़रिए जो डेटा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसक्यूएल में। तो उसके बाद इंटिटी फ्रेमवर्क से जब जाएगा ADO.NET, अगर आप लोगों ने जो पुराना ओल्ड जो पैटर्न देखा होगा MVC में, जो डेवलपर्स थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी कि वो पैटर्न रोज़ाना इस्तेमाल करके, तो डेवलपर का जो टाइम था तकरीबन उसमें वो वेस्ट हो जाता था। तो उससे बचने के लिए फिर इंटिटी फ्रेमवर्क जो रिपॉजिटरी पैटर्न था तो फिर वो प्रोवाइड हो गया है। तो वो अपडेट वर्जन में तकरीबन ये जो डेवलपर हैं ये इस्तेमाल करते हैं। तो जो ADO.NET होता था, जो ओल्ड वर्जन था जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरह है। अभी हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और देखते हैं कि ओल्ड वर्जन किस तरह था। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ओल्ड वर्जन किस तरह था। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मॉडल होता था। मॉडल में पहले क्लासेस नहीं थी, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नहीं होती थी। फिर जब कोई डेवलपर था तो वहाँ पर ये क्लास ऐड कर लेता था। यहाँ पर ऐड करके उसके बाद उसमें सिंपली ये क्लास में प्रॉपर्टी थी, मतलब इस तरह प्रॉपर्टी थी। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक डियर की क्लास बनाते थे उसके लिए। मिसाल के तौर पर जो हेल्पर की क्लास होती थी, तो ओपन करता हूँ। तो यहाँ से इस तरह कुछ इसका जो पैटर्न था इस तरह था। यहाँ पर हम जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता था उसको यहाँ पर इनिशियल करते थे, यहाँ पर इस तरह था। और उससे नीचे यहाँ पर हम जो ADO.NET का जो पैटर्न था हम वो फॉलो करते थे। यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करके, तो यहाँ पर हम उससे जो सिस्टम डॉट डेटा की जो लाइब्रेरी थी उससे हम एक क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करके, उसके बाद उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग और एक क्यूरी सेंड करके, तो उसके बाद जो डेटा टेबल था हम इसके ज़रिए हम वो डेटा टेबुलर फॉर्म में हम ला देते थे। सही है। तो उसके बाद वो फिल करके फिर वापस रिटर्न करना होता था। तो ये हमारे पास एक ओल्ड वर्जन, मतलब एक ओल्ड पैटर्न था हमारे पास। तो अभी उसको इन्हेंस करके दो तरह के कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच आ गए थे, जो रिपॉजिटरी पैटर्न हम अभी इस्तेमाल करेंगे आगे वाले सेशन में। तो ये इस तरह फिर इन्हेंस हो गया था। ADO से वो इन्हेंस होकर इंटिटी फ्रेमवर्क बन गया था। सही है। तो इसे हम इंटिटी फ्रेमवर्क कहेंगे अभी। तो अभी ये हमारे पास पुराना वर्जन, तो पुराने वर्जन था उसमें हम इस तरह काम करते थे। जो पुराने डेवलपर थे तो उसमें हम इस तरह काम करते थे। तो यहाँ पर हम फिर उसको फैच करते थे, फिर उसको बाद हम खुद से व्यू बनाते थे। तो एक मुश्किल प्रोसेस होता था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता था। तो इससे बचने के लिए हम, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटिटी फ्रेमवर्क का। उसके बाद फिर ADO.NET से जो हम क्लासेस एक्सेस करके हम डेटा जब सेंड करते थे। तो अभी ये एब्स्ट्रैक्शन की क्लासेस जो होती थी, अभी जितना भी अभी वर्क होगा वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इसके ज़रिए, इंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए।
तो ये इस तरह फिर डेटाबेस से वापस होकर डेटा एप्लीकेशन में आ जाता है। तो आगे जाते हैं हम। एंटिटी डेटा मॉडल, हमारे पास जो एंटिटी डेटा मॉडल होता है वो क्या चीज़ होता है? The very first task of EF API is to build an entity data model, EDM. Entity data model means EDM, okay, is an in-memory representation of the entire metadata. हमारे पास डेटे के अंदर इनसाइड एक और डेटा होता है, उसे जो हम कहते हैं मेटा डेटा कहते हैं। तो उसके सेपरेट 3 टीयर्स होते हैं, सही है। जो हमारे पास EDM जो होता है उसके हमारे पास 3 टीयर होते हैं। EDM मीन एंटिटी डेटा मॉडल। तो फर्स्ट जो होगा हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे डायग्राम में। सेकंड जो होगा हमारे पास स्टोरेज मॉडल होगा, ये आप देख रहे हैं नीचे डायग्राम में। और थर्ड जो होगा वो मैपिंग होगा, सही है। तो ये कुछ इस तरह रूल को फॉलो करना होता है। तो जाएंगे अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल मॉडल में आ जाएंगे नीचे। कंसेप्चुअल मॉडल बेसिकली इज आवर एंटिटी डोमेन क्लास वेयर वी डिफाइन द डिफरेंट प्रॉपर्टी विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये कह रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास एक डोमेन क्लास जो होगा, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डोमेन क्लास है। मिसाल के तौर पर जो मॉडल होगा, ये जो है मॉडल, इस मॉडल के अंदर जो होगा स्टूडेंट होगा, ये हमारे पास डोमेन क्लास है। तो जाते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्लास वेयर वी डिफाइन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हम वहाँ पर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप। उनके जो डेटा टाइप होंगे, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, उनको मतलब डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं उसके, तो उनको हम डिफाइन करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क बिल्ड द कंसेप्चुअल मॉडल with the help of domain classes, context classes, default convention and map the property to the storage model। database के साथ interact करता है और जो convention जो map property होती है वो storage के साथ मतलब bind होती है। storage model, the storage model is the database design model which include table, view, storage procedure, देयर रिलेशनशिप एंड कीज़। ये कह रहे हैं कि स्टोरेज मॉडल जो डेटाबेस डिज़ाइन जो होगा मॉडल है, डेटाबेस डिज़ाइन मॉडल है, इसमें जितना काम होगा डेटाबेस से रिलेटेड होगा, सही है। विच इंक्लूड टेबल होंगे उसमें व्यूज़ होंगे, उसमें स्टोर प्रोसीजर्स होंगे एंड रिलेशनशिप जो कीज़ होंगे, यूनिक कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो होंगे। जो कंसेप्चुअल मॉडल में जितना डेटा होगा वो होगा जो हमारे पास डोमेन क्लासेस होंगी, जो प्रॉपर्टी होंगी, और जो स्टोरेज मॉडल में जितना डेटा होगा डेटाबेस रिलेटेड डेटा होगा। और तीसरे पे जो होगा मैपिंग, EF मॉडल मैपिंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कंसेप्चुअल मॉडल मैप टू द डेटाबेस स्कीमा स्टोरेज मॉडल। ये जो EF एंटिटी फ्रेमवर्क इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कंसेप्चुअल मॉडल जो होगा वो मैप करें, डेटाबेस स्कीमा मैप करेंगे। यहाँ पर कंसेप्चुअल भी मैप करेंगे और स्टोरेज भी मैप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है पॉइंट, EF परफॉर्म CRUD ऑपरेशन यूजिंग दिस EDM। ये कह रहे हैं कि EF जो होगा एंटिटी फ्रेमवर्क, उसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो एंटिटी डेटा मॉडल होगा। It uses EDM in building SQL queries from link queries। Entity data model होगा EDM, उससे हम क्यूरीज जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे। जो हम यहाँ से डेटा सेंड करेंगे तो दरमियान में जो एंटिटी फ्रेमवर्क होगा तो वो लिंक क्यूरी कहते हैं उसको, लिंक क्यूरी। तो पहले उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिंक क्यूरी में। लिंक क्यूरी के बाद वो जब डेटा जाएगा वो SQL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SQL जब कन्वर्ट होकर उसके बाद फिर डेटाबेस में चला जाएगा, तब वहाँ से वो बिल्डिंग करेगा, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड जो परफॉर्म करेगा।
एंड ट्रांसफॉर्म डेटाबेस रिजल्ट इनटू एंटिटी ऑब्जेक्ट। और ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म मीन जो हमारे पास डेटाबेस रिजल्ट होगा वो जब डेटा उठाकर डेटाबेस से डेटा उठाकर तो वो एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए वापस हमारे एंटिटी जो एप्लीकेशन होगा उसमें वापस ले आएगा। सही है, तो वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए वापस लाएगा डेटा जो होगा जितना भी। तो आगे जाते हैं। क्यूरिंग, व्हाट इज़ क्यूरिंग? EF translates link to entity query to SQL queries for relational databases using EDM and also convert result back to entity object। ये यहाँ पर कह रहा है कि हम जब सेंड करेंगे डेटा तो फर्स्ट जो लिंक टू एंटिटी के ज़रिए, उसके बाद वही डेटा कन्वर्ट हो जाएगा SQL क्यूरी के ज़रिए जो रिलेशनल डेटाबेसेस यूजिंग EDM जो होगा हमारे पास, तो वो जब रिज़ल्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए रिज़ल्ट करेगा। तो हम नीचे डायग्राम में देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो ये है हमारे पास वार कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है स्कूल कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास एक क्लास है। सही है, तो यहाँ पर एक डेटा टाइप है वेरिएबल, इसका जो नाम होगा कॉन्टेक्स्ट होगा। सही है, तो यहाँ पर नीचे वार स्टूडेंट एक सेपरेट डेटा टाइप ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे वाले लेक्चर में, तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन होता है तो उनके ज़रिए हम कोड करेंगे। तो वो कुछ इस तरह होगा लैम्डा एक्सप्रेशन। सही है, फ्रॉम s इन कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स वेयर s डॉट फर्स्ट नेम जो होगा इक्वल टू अगर बिल हुआ तो सेलेक्ट, फिर उसके बाद s डॉट लिस्ट होगा। सही है, तो ये आगे जाएगा, यहाँ से जब आगे जाएगा तो वो ट्रांसलेट होगा लिंक टू एंटिटी क्यूरीज टू SQL एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, ट्रांसलेट होकर यहाँ पर फिर SQL में एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर आगे SQL में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ से जाकर डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से जितना रेलेवेंट डेटा होगा उसको उठाकर जब वापस आएगा EDM जो वापस आएगा थ्रू ऑब्जेक्ट के ज़रिए आएगा। ट्रांसफॉर्म रिजल्ट इनटू एंटिटी ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं एंटिटी ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये वापस डेटा उठा रहे हैं, तो ये वापस आकर फिर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देगा। तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। आगे जाते हैं। सेविंग, EF insert update and delete commands based on the state of entities when the save change method is called। ये कह रहे हैं कि जब हम जो एंटिटी फ्रेमवर्क इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कमांड जब हम परफॉर्म करेंगे तब जो एंटिटी होगा हमारे पास लास्ट में हम देंगे, जब ट्रैक्स जो हम चेंज करेंगे लास्ट में हम देंगे सेव चेंजेस का एक मेथड होगा, वहाँ पर ऐड करेंगे। तो उससे जितने ट्रैक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए वो चेंज होकर डेटाबेस में मतलब जितने भी डेटा होता है वो चला जाता है। मेथड इज कॉल्ड सेव चेंज मेथड होता है द चेंज ट्रैक कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एंटिटी एज एंड व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस इस तरह हम कोड करेंगे, लास्ट में उसको सेव और चेंज कर लेता है हमेशा के लिए। जितना डेटा जब हम ऐड करेंगे उसको सेव भी कर लेता है, और जितना हम अगर मॉडिफाई कर लेंगे डेटा तो उसको फिर इस तरह फंक्शन के ज़रिए हम सेव चेंज कर लेते हैं। तो आगे वो चला जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। तो बिल्ड एंड एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड, उसके बाद डेटाबेस वो सेव हो जाता है। तो आगे जाते हैं। वर्क फ्लो जो होगा हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क का वो कुछ इस तरह वर्क करेगा। डायग्राम में आप देख रहे हैं, फर्स्ट पे हम डिफाइन करेंगे डोमेन क्लासेस, कॉन्टेक्स्ट क्लास और कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 स्टेप होते हैं। नंबर 2 पे जो हम क्रिएट जो डेटा होगा हम क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पर हम डेटा ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तब वो आगे जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड फंक्शन होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देंगे, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस इस तरह एक फंक्शन होगा, लास्ट में हम सेव चेंजेस करेंगे।
तो वो नीचे आएगा, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट इंसर्ट कमांड करेगा, इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करेगा, तब ये लास्ट में आकर यहाँ पर डेटाबेस में चला जाएगा। तो नंबर 3 पे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एडिट और डिलीट डेटा होगा। मिसाल के तौर पर मैं डिलीट करना चाहता हूँ या मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एडिट और एडिट और डिलीट होगा। तो इससे आगे डेटा जब जाएगा एग्जीक्यूट लिंक क्यूरी के ज़रिए जाएगा डेटा, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे, लिंक क्यूरी से कन्वर्ट हो जाएगा एसक्यूएल क्यूरी में, सही है। फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वापस आकर डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस से जो रेलेवेंट डेटा होगा, अगर एडिट करना चाहते हैं तो फिर वो डेटा हम उठाकर उसके बाद फिर ये वापस जब आएगा तो EF जो इंटिटी फ्रेमवर्क को ट्रांसफॉर्म रिजल्ट इनटू इंटिटी ऑब्जेक्ट के ज़रिए करेगा। ये कह रहा है कि जब हम डेटा वापस जब फैच करेंगे, वहाँ से जब डेटाबेस से फैच करेंगे, डेटा गेट करेंगे, सही है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए डेटा उठाएगा, तो वहाँ से उठाकर डिस्प्ले रिजल्ट करेगा। क्यूरी जो होगी हमारे पास एडिट होगी या डिलीट होगी, तो वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर 4 में देखते हैं, एडिट के लिए हमारे पास अपडेट होगा, जो डिलीट के लिए होगा उसके लिए हम रिमूव करेंगे, सही है। तो ये 2 कमांड होंगे। उसके बाद लास्ट में हम कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। तो बिल्ड एंड एग्जीक्यूट अपडेट डिलीट कमांड, उसके बाद वो डेटाबेस में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा, इंटिटी फ्रेमवर्क होगा वो कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो जो हमारे पास ADO.NET था, एक ओल्ड जो पैटर्न था, तो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न होगा तो वो हम करेंगे इंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच होगा या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होगा हमारे पास, सही है। तो ADO तकरीबन हमारे जो डेवलपर होते हैं तो इसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि ये इंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज़ होता है, ADO क्या होता है। जो ओल्ड पैटर्न था, जो हम वहाँ पर बंच ऑफ कोड करते थे, उससे हम जो SQL कमांड थे, जो कनेक्शन थे, वो जो परफॉर्म कर रहे थे हम, जो ओल्ड पैटर्न था हमारे पास, तो वो ADO.NET था। जो हमारे पास न्यू पैटर्न होगा, वो रिपॉजिटरी जो पैटर्न हम करेंगे आगे वाले सेशन में, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ जो डायग्राम था ये इस तरह था। तो आगे जाते हैं, कुछ फीचर्स देखते हैं इंटिटी फ्रेमवर्क के। Entity Framework features. Cross-platform. EF Core is a cross-platform framework which can run on Windows, Linux and Mac. ये जो इंटिटी फ्रेमवर्क होगा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडो पर भी रन होता है, लिनक्स पर और मैक पर भी। क्यूरिंग, EF allows us to use link query, C# VB.NET to retrieve data from the underlying database. ये कह रहा है कि EF जो है ये अलाउ करता है कि लिंक क्यूरी के ज़रिए हम डेटा सेंड करते हैं एंड गेट करते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटाबेस। अगर लोकल पर पड़ा हो या SQL सर्वर पर पड़ा हो तो उससे हम इस तरह डेटा गेट करेंगे। EF also allow us to execute raw SQL query directly to the database. लिंक क्यूरी जो होगा raw SQL query उनके ज़रिए डेटा फैच करेगा, तो लिंक क्यूरी से जो कन्वर्ट हो जाएगा SQL क्यूरी के ज़रिए, सही है। Change tracking, EF keep track of change occurred to instance of your entities property values which need to be submitted to the database. Change track होगा जो ये कीप करेगा चेंज अकर इंस्टेंस ऑफ यूर एंटिटी प्रॉपर्टी वैल्यू, जो प्रॉपर्टी होगी तो उनके ज़रिए हम चेंज करेंगे जो ट्रैक होता है। सेविंग, EF executes insert, update and delete commands to the database based on the changes occurred to your entity when you call the save changes method.
EF also provide the asynchronous save changes async होगा मेथड, सही है। तो ये सिंपली कह रहा है जब हम सेव करेंगे लास्ट में, जब चेंजेस करेंगे, तो EF एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड जब परफॉर्म करके उसके बाद जो एंड लाइन होगी हमारी, बेस्ड ऑन चेंजेस अकर्ड योर एंटिटी व्हेन यू कॉल द सेव चेंजेस, जब आप सेव चेंजेस कॉल करेंगे जो मेथड होगा हमारे पास, एंड वो प्रोवाइड कर, या तो आप सेव चेंजेस एसिंक्रोनस करेंगे या तो सिंपली एसिंक करेंगे, सही है। ये दो तरह के वे होंगे, एसिंक्रोनस या एसिंक। तो उसके ज़रिए हम इस तरह सेव करेंगे जो ट्रैक्स होते हैं हमारे। ट्रांजैक्शन, EF perform automatically transaction management while queuing or saving data. It also provide option to customize transaction management. Entity framework के ज़रिए ट्रांजेक्शन जो वे इस्तेमाल करेंगे ट्रांजेक्शन की, तो वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। Configuration, EF allow us to configure the EF model by using data annotation attribute. जब कन्फिग्रेशन करेंगे या हम जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो वैलिडेशन करेंगे, तो वहाँ पर एनोटेशन की जो लाइब्रेरी होगी उससे हम जो एट्रीब्यूट होंगे वो उन पर सेट करेंगे। माइग्रेशंस, EF provides a set of migration command that can be executed on the NuGet package manager console or the command line interface to create or manage अंडरलाइनिंग डेटाबेस स्कीमा। माइग्रेशन हम जब ऐड करेंगे, एक जो नगेट पैकेज मैनेजर है ये .NET वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है, कमांड लाइन इंटरफेस है, तो इससे हम मैनेज करते हैं कमांड लाइंस। इससे हम कोड फर्स्ट अप्रोच जो होगा वो माइग्रेट करेंगे, या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होगा वो हम माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ से फिर कोड फर्स्ट अप्रोच में हम माइग्रेशन इस्तेमाल करके जितनी भी प्रॉपर्टी ऐड होकर डेटाबेस खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। उसमें जो टेबल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। या तो माइग्रेशन के ज़रिए हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करते हैं, डेटाबेस खुद बना लेते हैं, जितना स्कीमा होता है वो खुद बनाकर, और यहाँ पर थ्रू माइग्रेशन के ज़रिए हम जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, जितने भी जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो खुद ब खुद बन जाती है। जो आने वाले सेशन में हम कोड फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए हम वर्क करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह डेटाबेस से हम गेट करेंगे और किस तरह हम डेटा सेंड करेंगे, किस तरह बाइंड करेंगे डेटा, तो हम वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।